कॉलेज की थकान भरी शाम थी। चार दोस्त विवान, समर, तन्वी और अनया एक कैफे जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी नजर एक पुराने टूटे फूटे सर्कस पर पड़ी। विवान ने कहा, चलो आज कैफे छोड़ो, कुछ नया करते हैं। अनया थोड़ी झिझकी, पर यह जगह तो डरावनी लगती है। समर बोला, अरे तन्वी, तू तो हमेशा डरती रहती है। तन्वी ने मजाक में उसे घूरा और कहा, अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले तुझे मारूंगी। वो चारों सर्कस के बाहर पहुंचे। वहां एक बूढ़ा आदमी टिकट काट रहा था। उसकी आंखें जैसे गहराई से उन्हें देख रही हों। वो बोले बिना एक शब्द बोले टिकट देकर अंदर जाने का इशारा करता है। सर्कस के अंदर घुसते ही अजीब सी सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज थी? अनया ने डरते हुए पूछा। छोड़ो मना, साउंड इफेक्ट होगा, समर ने बात टाली। वो चारों अपनी सीट पर बैठ गए। स्टेज पर रफ्फू जोकर अपनी हरकतों से लोगों को हंसा रहा था। विवान हंसते हुए बोला, यह जोकर तो बिल्कुल समर जैसा दिखता है। हाँ हाँ, तुम लोग हंस लो तब पर, समर बोला। तभी अचानक पूरी लाइट चली गई, अंधेरा छा गया। तन्वी ने डर के मारे समर का हाथ पकड़ लिया। कौन है? तन्वी चिल्लाई। कोई मेरे कंधे को छू रहा है। लाइट दोबारा आई, लेकिन अब कुछ भी वैसा नहीं था। ऑडियंस गायब थी, सिर्फ वे चारों ही बचे थे। स्टेज पर रफ्फू जोकर अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा पीला और भूतिया हो गया था। उसने कहा, अब शो का असली खेल शुरू होगा। तन्वी कांपते हुए बोली, ये कोई प्लान तो नहीं है ना तुम लोगों का? नहीं यार, ये कुछ ज्यादा हो गया, विवान बोला। हम यहां से निकलते हैं, अनया ने कहा। लेकिन तभी रफ्फू जोकर चिल्लाया, अब तुम मेरे मेहमान हो। पूरी जगह फिर से अंधेरे में डूब गई। अंधेरे में एक ठंडी सांस विवान की गर्दन पर महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा, रफ्फू जोकर उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। विवान की आवाज गले में ही अटक गई। तभी एक दर्दनाक चीख गूंजी, जैसे कोई जिंदगी की भीख मांग रहा हो। लाइट जब दोबारा आई तो वे एक और अजीब जगह पर थे। कमरे की दीवारें खून से सनी हुई थीं। एक बड़ा आईना था जिसमें उनकी परछाइयां भूतिया दिख रही थीं। रफ्फू जोकर की गूंजती आवाज आई, अब तुम मेरे सर्कस का हिस्सा हो, हमें जाने दो प्लीज। तन्वी रोने लगी। नहीं नहीं, रफ्फू बोला, यहां से कोई नहीं जाता। तुम्हें मेरा खेल खेलना ही होगा। अगर जीत गए तो छूट जाओगे, हार गए तो सदा के लिए मेरे रह जाओगे। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। ठीक है, हम तैयार हैं, विवान ने कहा। हम तुम्हारा खेल खेलेंगे, बस हमें जीने दो। दरवाजा खुला और एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। चारों उस रोशनी की ओर खींचने लगे और फिर वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गए। उनकी आंखें खुली तो वो एक भयानक जगह पर थे। चारों तरफ बिखरी पड़ी लाशें दर्द में कराह रही थीं। जमीन पर खून फैला था और हवा में बदबू घुली हुई थी। ये कहां आ गए हम? अनया कांपते हुए बोली। तभी एक आवाज आई, ये मेरा सर्कस है, अब तुम्हारी बारी है। एक विशाल दरवाजा खुला और वहां से अंधेरा बहने लगा। उस अंधेरे से एक लंबा हाथ बाहर निकला और उसने विवान को पकड़ लिया। समर, अनया, बचाओ मुझे! विवान चीख उठा। तन्वी और समर दौड़कर उसकी तरफ लपके, लेकिन वो हाथ उसे घसीटते हुए अंधेरे में ले गया। वो दरवाजा वहीं अदृश्य हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। विवान! तन्वी जोर से चीख पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक अनया के पैर में कुछ चुभा। वो दर्द से चीख उठी। उसके पैरों पर बिच्छुओं जैसे डंक लग रहे थे। नीचे देखा तो एक अधमरी लाश उसे पकड़ चुकी थी। समर, जल्दी कुछ करो, ये मुझे खींच रही है। तन्वी भी डर के मारे वहीं जम सी गई। समर ने चारों ओर देखा और एक लोहे की रॉड उठाई। उसने लाश पर जोर से वार किया। खून की धार फूट पड़ी। लाश दर्द से चिल्लाई और अनया को छोड़ दिया। वो तीनों भागते हुए वहां से आगे बढ़े, लेकिन रफ्फू जोकर की हंसी अब भी उनके पीछे थी। भागो जितना भाग सकते हो, लेकिन अंत तो यही है। काली रात, सूखे पेड़ और वीराना सब कुछ डर को बढ़ा रहे थे। कहीं भी रोशनी की एक किरण नहीं थी। भागते भागते वे एक खंडहर में पहुंचे। झाड़ियों से घिरी जगह और टूटी हुई दीवारें। वो सोच ही रहे थे कि अब रुकें या आगे बढ़ें। तभी अनया का पैर एक झाड़ी में फंस गया। तन्वी, समर, कुछ तो करो, ये मुझे खींच रही है। झाड़ी जैसे जीवित हो गई थी। वो अनया को घसीटने लगी।
समर और तन्वी उसे खींचने लगे, लेकिन झाड़ी और कस गई। धीरे धीरे उसने अनया को एक पेड़ पर लटका दिया। झाड़ी उसकी गर्दन लपेटने लगी। अनया बुरी तरह तड़प रही थी। कुछ ही देर में उसकी चीखें शांत हो गईं। अनया मर चुकी थी। तन्वी जमीन पर गिरकर रोने लगी। हमने एक और दोस्त खो दिया। रफ्फू की आवाज फिर गूंजी। बहुत मजा आ रहा है, अब तुम दोनों की बारी है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समर ने गुस्से से कहा। तुम जैसे लोगों ने मुझे मारा, अब मैं तुम्हारी आत्माएं ले लूंगा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, जैसे डर भी सांस रोक चुका हो। समर और तन्वी अब वहां से भागने लगे। उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, बस अंधेरा ही अंधेरा। तभी एक सुनसान इमारत उनके सामने आई, एक टूटा हुआ अपार्टमेंट। अंदर एक लिफ्ट खुली और स्क्रीन पर लिखा था कमरा नंबर 13। रफ्फू जोकर की आवाज फिर आई, खेल का अगला पड़ाव शुरू करो। दोनों ने कांपते हुए लिफ्ट में कदम रखा। लिफ्ट के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। स्क्रीन पर फिर लिखा था, जिंदा बचना है तो खेल खेलो। तन्वी ने समर का हाथ पकड़ा। अब जो भी हो, साथ रहेंगे। लिफ्ट रुक गई, दरवाजा खुला और वे पहुंच गए कमरा नंबर 13 में। कमरा नंबर 13 बहुत पुराना और धूल से भरा हुआ था। कमरे में टूटी हुई कुर्सियां, दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब चित्र थे। तन्वी की नजर एक पुरानी नोटबुक पर पड़ी जो मेज पर रखी थी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। कुछ रहस्य उसमें छुपे थे। समर, इसमें रफ्फू जोकर की मौत की कहानी है, उसने कहा। नोटबुक में लिखा था, हमने उसे मारा अपने फायदे के लिए। सर्कस बंद होने की कगार पर था, भीड़ नहीं आ रही थी। रफ्फू जोकर बहुत फेमस था, लेकिन मालिकों को उससे जलन थी। उन्होंने उसे अपार्टमेंट के इसी कमरे में जान से मार दिया और बाद में लोगों को दिखाया कि उसने खुदकुशी की। समर ने गुस्से में कहा, इसलिए उसकी आत्मा हमें मार रही है। हमने तो कुछ नहीं किया, फिर क्यों? तन्वी बोली। तभी कमरे की दीवार पर रफ्फू की हंसी गूंजी, क्योंकि तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा हो। तुम जैसे लोग मेरी मौत पर तमाशा देखने आए थे, अब तुम्हारी मौत मेरा तमाशा होगी। रफ्फू जोकर अचानक कमरे के बीच प्रकट हो गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल, हाथ में बड़ा सा चाकू था। अब तुम भी बनोगे मेरे जैसे जोकर और हमेशा यहीं रहोगे। तन्वी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। रफ्फू ने चाकू लहराते हुए उनकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। समर ने एक कुर्सी उठाकर रफ्फू की तरफ फेंकी। वो टकराई और गिर गई, लेकिन रफ्फू फिर से उठ खड़ा हुआ और अब और भी गुस्से में था। तुम बच नहीं सकते, अब तुम मेरे शिकार हो। भागो तन्वी, समर चिल्लाया और उसका हाथ पकड़ा। दोनों कमरे के कोने में भागे और एक खिड़की की तरफ दौड़े। खिड़की पर जंग लगी लोहे की जाली थी। समर ने जोर से लात मारी, जाली टूटी और दोनों खिड़की से कूद गए। वो जमीन पर गिरे, चोटें आईं लेकिन जान बच गई। पर वहां भी कोई राहत नहीं थी, वो अब एक भूतिया गलियारे में थे। रफ्फू की हंसी फिर से गूंज उठी, तुम जहां जाओगे मैं साथ आऊंगा। गलियारा बिल्कुल अंधकारमय था। एक के बाद एक दरवाजे लगे थे। हर दरवाजे के बाहर खून से कुछ लिखा हुआ था। एक दरवाजे पर लिखा था, शिकारी अब शिकार करेगा। दूसरे पर, जो हंसे वो अब रोएंगे। समर ने कहा, हमें जल्दी फैसला करना होगा, वरना हम यहीं फंस जाएंगे। उन्होंने सबसे अंतिम दरवाजा खोला और वो एक पुराने थिएटर में पहुंच गए, जहां मंच पर रफ्फू का पोस्टर लगा था, द फाइनल एक्ट। लाल पर्दे, टूटी कुर्सियां और लाशों की गंध हवा में तैर रही थी। लगता है यहीं उसका असली खेल खत्म होगा, तन्वी ने कांपते हुए कहा। या हमारा, समर ने चुपचाप जवाब दिया। तभी थिएटर की लाइट जल उठी और स्टेज पर रफ्फू खड़ा था। उसके चेहरे पर खून बह रहा था, लेकिन मुस्कान और भी चौड़ी हो चुकी थी। अब मेरे फिनाले का समय आ गया है, वो चिल्लाया। तुम्हें जान चाहिए तो मेरी मौत दोबारा लाओ, वरना अपनी जान खो दो। समर ने देखा, एक टेबल पर वही चाकू रखा था जिससे रफ्फू मारा गया था। शायद यही उसे खत्म कर सकता है, उसने कहा। वो दौड़कर चाकू उठाने गया, लेकिन रफ्फू ने उस पर हमला कर दिया। तन्वी ने एक बोतल उठाकर रफ्फू पर फेंकी और वो थोड़ी देर के लिए रुका। अब या तो हम जीतेंगे या हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। अगर कहानी ने रोंगटे खड़े कर दिए तो एक लाइक जरूर कर देना। सब्सक्राइब करके बैठ जाओ, अगली डरावनी कहानी बहुत जल्द आ रही है। और हाँ, अगली बार जोकर और भी खतरनाक होगा।